जय श्री राम। और आज का जो टॉपिक है वो राम जन्मभूमि से ही जुड़ा हुआ है। कल हम सब ने देखा कि किस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा हुई राम जन्मभूमि की, और वहां पे मंदिर का उद्घाटन हुआ। तो एक जो ज्योतिष से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट इसमें था और जिसपे काफी चर्चा भी हुई कि इसका इसका जो मुहूर्त था वो सही नहीं था। जबकि बनारस के काफी प्रसिद्ध और कहना चाहिए काफी अनुभवी पंडित ने इनका मुहूर्त निकाला था। तो आज हमारी चर्चा का विषय होगा कि ये मुहूर्त क्या है, कैसा है और इसके क्या असर है हो सकते हैं। और आज एक चीज हम और भी करेंगे कि मुहूर्त से हम जैसे कुंडली बनाते हैं तो उसी वक्त दशा निकलती है, फिर दशा आगे चलती रहती है, विंशोत्तरी दशा आ, आ, आगे जाती है 120 साल की। लेकिन एक चीज और भी कर सकते हैं कि अगर हम विंशोत्तरी दशा को पीछे की तरफ ले जाएं तो क्या होगा। और चूंकि राम जन्मभूमि का इतिहास हमको पता है आजादी के बाद से, तो हमने एक कोशिश की कि उस डेट को हम दशा में पीछे ले जाके फिर उसका रिजल्ट देखते हैं कि वो पीछे से मिलता है कि नहीं मिलता है। तो ये एक नई चीज है जो मैंने इसमें की है, और मैं इसको अभी डिस्कस करता हूँ कि किस टाइप का ये मुहूर्त है और इस ये क्यों अच्छा है या कितना खराब है और उसके भविष्य में भी क्या असर पड़ सकते हैं, ये मैं डिस्कस करूंगा। और इसके अलावा इस तरीके से एक राजनीति चली तो उस पर भी एक डिस्कशन होगा कि देश के लिए धर्म क्यों जरूरी है, और बिना धर्म के अगर कोई शासन चलता है तो उससे कितने नुकसान होते हैं। इस सेशन के दूसरे भाग में मैं इस पर भी फोकस करूंगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये मुहूर्त जो था, और मुहूर्त बड़ा ही प्रचारित हुआ कि 22 जनवरी 2024 को दोपहर के 12:31 पे इसका मुहूर्त था। तो अब हम देखते हैं कि इस मुहूर्त की क्या खासियत थी और कितना अच्छा था। चलिए देखते हैं इसको। तो दोस्तों देखिए, ये है मुहूर्त, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 12:31 दोपहर में अयोध्या। आप देखिए कि कितना अच्छा मुहूर्त है। ये मेष लग्न की कुंडली है। नवांश मैंने नहीं दिखाया है, लेकिन जो कमेंट्री करे तो उन्होंने भी बोला था, मैंने इसको बाद में चेक भी किया। तो ये नवांश में भी काफी ठीक कुंडली है। इसमें वृश्चिक नवांश था, और नवांश में शुक्र अपनी राशि में था, शनि अपनी राशि में है, और इसमें गुरु उच्च का है नवांश में। तो ये नवांश में भी काफी ठीक कुंडली वहां पे है। लेकिन हम फिलहाल जो दृश्य कुंडली है सामने, जातक मुहूर्त कुंडली, उसको देखते हैं। आप देखिए, इसने भी मुहूर्त निकाला है, इसने अपना पूरा अनुभव इसमें प्रयोग किया है। पूरा अनुभव है। आप देख सकते हैं कि सबसे पहले देखें मेष लग्न की कुंडली। मेष लग्न होती है लड़ाई झगड़े की। लड़ाई झगड़ा ना कहें तो अच्छे शब्दों में कहें तो अपनी प्रतिरक्षा की, अपनी सुरक्षा करने की, डिफेंस करने की राशि होती है। और आप देखिए यहाँ पे मेष राशि की ही लग्न मिली है, क्योंकि इसका इतिहास उस स्थान की रक्षा से जुड़ा हुआ है जिसकी रक्षा के लिए हजारों लोगों ने अपने जीवन बलिदान कर दिए। तो लग्न से ही देखिए कि मेष राशि जिसका रक्षा और प्रतिरक्षा से संबंध वो है, उसका जो प्लेनेट है, उसका जो मेष राशि का कारक है, ओनर है, वो मंगल है। अब देखिए यहाँ पे मंगल है, और वो मंगल 9वें भाव में 9वीं राशि में है। धर्म भाव की ये धर्म का भाव है, रिलीजन का, और उसमें धर्म की ही राशि है 9 नंबर, वहां पे मंगल बैठा हुआ है। तो यहाँ पे जो पूरा कार्य हो रहा है उस वक्त वो धर्म से जुड़ा हुआ है। उस मुहूर्त पे सिर्फ धर्म का ही कार्य हो सकता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो लग्न में बैठा हुआ ग्रह जो है वो गुरु है, जुपिटर, जिसके पास दो राशियां हैं 9 और 12। 9वीं राशि धनु और 12वीं राशि मीन। तो आप देखिए 12वीं राशि स्पिरिचुअलिटी की है, ये उसका स्वामी यहाँ बैठा हुआ है, तो स्पिरिचुअलिटी यहाँ पे आ गई। इसके अलावा ये 9 नंबर धर्म का है, ये रिलीजन का, ये भी यहाँ आ गया। तो आप देखिए कितना धार्मिक वातावरण उस वक्त होगा जब ये मुहूर्त है।
इसको आप देखिए। और एक चीज और हो रही है कि परस्पर इसमें परिवर्तन योग बन रहा है कि गुरु जो है वो मेष राशि में है, जो मंगल की राशि है। मंगल गुरु की राशि में 9 में बैठा हुआ है, और गुरु मेष राशि में बैठा हुआ है जो कि मंगल की राशि है। तो परस्पर गुरु और मंगल का बहुत ही अच्छा परिवर्तन योग है। दोनों भाव एक दूसरे को पुष्ट कर रहे हैं। तो ये चीज भी हमने देखी कि बहुत अच्छी है। इसके बाद अगर बात करें तो चंद्रमा यहाँ पे देखिए उच्च का है, वृष राशि में दूसरे भाव में बैठा हुआ है। और पूरा जो एक तरह का जो कल हुआ दोपहर में, पूरे देश के सभी परिवार छुट्टी पे बैठे हुए थे, आराम से फैमिली के साथ बैठ के उसको देख रहे थे, प्रफुल्लित थे। चंद्रमा उच्च का है तो मन सबका प्रफुल्लित था, मन सबका मनोबल मनोद्वेग उसमें बहुत ज्यादा थे। तो ये भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 9वें भाव में अन्य 2 ग्रह भी हैं, बुध और शुक्र। तो वैभव के साथ हुआ, बहुत ही जिसको पॉम्प एंड शो कहते हैं, बहुत ही भव्य तरीके के साथ हुआ। ये शुक्र ही देता है, शुक्र यहाँ पे भी है। और बुध यानी कि कम्युनिकेशन बहुत ही अच्छा था। सब लोग देख रहे थे, जो जहाँ था वहां से देख रहा था, और इसका पूरे दुनिया में प्रसारण हो रहा था। तो कम्युनिकेशन की भी बेस्ट फैसिलिटी थी, और सुख सुविधाएं भी पूरी तरीके से थी। और वीनस में सेलिब्रिटीज आते हैं उस टाइप के, बॉलीवुड और इस तरह, तो कोई कमी नहीं थी अगर हम बात करें। तो सब कुछ सही था। और 3 ग्रह भाग्य भाव में, और तीनों पे गुरु की 9वीं दृष्टि। तो ये बहुत ही अच्छा कहना चाहिए था कि मुहूर्त था। इसके बाद हम देखें तो शनि, जो कि हर जगह पे डिले करता है, परेशानियां देता है ना, वो शनि को ही 11वें भाव में ही सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि ये गेन है, प्राप्ति है, यहाँ पे कुछ मिलता है। तो यहाँ पे देखें तो शनि भी 11वें भाव में ही नहीं है, अपनी राशि 11वीं राशि कुंभ राशि में है। तो शनि की जितनी अच्छी पोजीशन हो सकती थी कुंडली में, वो है, इससे अच्छी हो नहीं सकती। तो शनि का भी पोजीशन बहुत अच्छी है। और इसके बाद में सूर्य को देखें तो सूर्य जो है पंचम भाव का एजुकेशन, चिल्ड्रन, थिंकिंग, लर्निंग, ये सब चीज का जो है कारक होके, है ना, ये पढ़ाई का, पढ़ाने वालों का है, तो टीचर का हाउस है। और आप देखिए ये 10वें घर में, अब 10वां घर होता है फादर फिगर का, है ना, 10वां घर होता है आपके शीर्ष पे जो बैठे लोग हैं, हेड जो होते हैं उनका होता है। तो आप देखिए यहाँ पे सूर्य भी इधर मौजूद है पंचमेश होके। तो जो लोग आए, मोदी जी, भागवत जी, या योगी योगी जी भी, तो आप देखिए कि इन्होंने एक तरह से वो शिक्षित करने का, समझाने का जो एक काम था वो कर रहे थे। भागवत जी ने तो काफी आरएसएस प्रमुख ने शिक्षा दी कि ये मौका जो है ना वो संयत रहने का, संयम से रहने का है। तो ये चीज है, मोदी जी ने भी वही बात कही और योगी जी ने भी कही। तो आक्रोश अपनी जगह था, लेकिन एक बार कहते हैं कि ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। तो एक बार सब चीज अच्छी हो गई है, तो अब उसको और आगे बढ़ाने और उस पर ज्यादा ये मतभेद पैदा करने की जरूरत नहीं है। तो ये सूर्य का भी यहाँ पे रोल हम देखें तो काफी अच्छा था। अब आ जाते हैं राहु केतु। तो राहु केतु जैसे ग्रह हैं उनके लिए 12वां भाव ही उपयुक्त है, 6ठा और 12वां। और इनसे नुकसान हो सकता है, लेकिन आप देखिए कि अब दशा क्रम में अगर आए तो दशा क्रम में हमने क्या सेलेक्ट किया आज से अगर देखें तो, मंगल 2021 से 28 मृगशिरा नक्षत्र था। तो 21 से 28 में मंगल की महादशा है, जो खुद लग्नेश है, लग्नेश और अष्टमेश है। और ये दशा में अभी आ गया। अब इसका देखा जाए तो अभी फर्स्ट हाफ चल रहा है, और सेकेंड हाफ में ये अष्टमेश भी है। तो अभी तो स्थिति काफी अच्छी दिख रही है। और 3.5 साल अगर देखें तो 21, 23, 24, अगस्त में 25 तक सिचुएशन काफी ठीक दिख रही है। लेकिन उसके बाद में जब सेकेंड हाफ चलेगा मंगल महादशा का, तो हम कुछ खराब स्थिति की भी का भी सामना कर सकते हैं, ऐसा इसमें दिखता है। और इसके बाद अगर हम देखें तो राहु की महादशा आएगी, जो कि 2028 से चालू हो जाएगी, और राहु 12वें घर में है। तो यहाँ पे दिखता है कि कुछ जो इस मंदिर के ऊपर विवाद होने के चांस है,
या उससे जुड़े हुई कोई घटनाएं, घोटाले या कुछ और बात, कोई विवाद संभव है एक बार जब राहु की महादशा चलेगी तो इसका है। लेकिन अच्छी बात यह है कि राहु गुरु की ही राशि में है और गुरु इसमें काफी स्ट्रांग है, काफी अच्छी स्थिति में है। तो थोड़ा बहुत होने का चांस तो है, लेकिन फिर भी चीजें चलती रहेंगी। और एक बार राहु महादशा पूरी हो गई तो फिर गुरु महादशा आ जाएगी, जो कि बेस्ट महादशा होनी चाहिए इस केस में। गुरु की काफी अच्छी पोजीशन है जो कि 2046 में आएगी। तो हम अगर माने कि अगर भारत तब तक एक विकसित राष्ट्र बन चुका हो 2046 तक, तो इसमें गुरु की महादशा इसकी मुझे लगता है कि बेस्ट महादशा जानी चाहिए। जो बाद में हो सकता है भारत उस टाइम में स्पिरिचुअल लेवल पे पूरे विश्व का नेतृत्व करे, इसकी संभावना भी इसमें दिखती है इस दशा में। और आगे कल चल के जब शनि की दशा है तो वो भी, शनि का भी प्लेसमेंट बहुत अच्छा है, तो और बुध का भी प्लेसमेंट बहुत अच्छा है आगे देखें तो शनि बुध, तो ऐसे देखा जाए तो ये काफी अच्छा मुहूर्त है। और राहु में कई लोग बोलते हैं जैसे कि वो शनि के रिजल्ट देता है, तो शनि यहाँ पे 10th हाउस लॉर्ड ऑफ नेम फेम रिस्पेक्ट का 11th गेन का है। तो राहु में भी इस मंदिर की ख्याति जो है राहु महादशा में काफी विदेश विदेश तक जानी चाहिए। और विदेशी लोगों के भ्रमण का मतलब कोई अगर भारत में आएगा तो उसको अयोध्या जाना, मतलब जैसे दिल्ली लोग जाते हैं या आगरा जाते हैं, तो अयोध्या उस तरह के वैश्विक जो पर्यटन के केंद्र के रूप में उभरना चाहिए, जैसे मक्का मदीना है या वेटिकन है। तो मुझे लगता है कि राहु महादशा में इसको ये स्थान मिलेगा। और अयोध्या एक तरह के बड़े कॉस्मोपॉलिटन सिटी के रूप में मुझे लगता है लखनऊ से भी बेटर सिचुएशन हो सकती है। तो वहाँ वो उभरेगा और इस बीच में इंफ्रास्ट्रक्चर भी वहाँ काफी तेजी से बढ़ेगी। तो भविष्य इसका ठीक दिख रहा है, थोड़ी बहुत कंट्रोवर्सी हो सकती है। और शनि की यहाँ तीसरी दृष्टि है इस गुरु पे, तो इसलिए थोड़ा सा उसमें आप देखिए कि एग्जैक्ट दृष्टि है, दोनों की डिग्रीज एक है, तो थोड़े बहुत आक्षेप और ये लोगों को जो मलाल है, कुछ लोगों को उसमें दिक्कत है, मुझे लगता है वो थोड़ा थोड़ा तो रहेगा। और ये जो मुहूर्त निकला है बहुत ही सही मुहूर्त है। तो इससे एक चीज साबित भी होती है कि हम कितना भी कहें कि कोई मुहूर्त अच्छा है या खराब है, ऐसा अक्सर लोग कहते हैं। मैंने एक मुहूर्त पे एक वीडियो भी किया है, आप उसमें लिस्ट में जाके देख सकते हैं कि मुहूर्त बताना एक चीज है, लेकिन मुहूर्त पे काम हो जाना वो दूसरी चीज है। अगर काम हो गया है उसी समय पे बिल्कुल जैसे मुहूर्त बताया गया और मुहूर्त के अनुरूप सब कुछ सही तरीके से अगर संपन्न हुआ है, तो ये बताता है कि वो चीज कितनी सही है, यानी वो समय के हिसाब से बिल्कुल अलाइंड है टाइम के हिसाब से। अब ये चीज जो है यहाँ पे कंफर्म हो गया। अदरवाइज आप बहुत अच्छा मुहूर्त ढूंढ लें और उस पर आप कुछ कर पाए, ये जरूरी नहीं है। तो काफी अच्छा मुहूर्त है। और ये मंदिर जो है, इसमें एक सबसे बड़ी जो चीज आई कि सभी ग्रह बहुत अच्छे से प्लेस्ड हैं सब जगह पे। तो मैंने देखा कि ये जो मंदिर है, ये अन्य मंदिर जैसे पुरी के मंदिर हैं या दक्षिण के मंदिर हैं, द्वारका है, चार धाम है, एक चीज जो उन किसी मंदिर में नहीं है कि ये मंदिर पूरी तरह से आधुनिक है। और हमारी जो आज आधुनिक राष्ट्र की, देश की जरूरत है, जो कि मोदी जी ने भी बोला कि राम से राष्ट्र है, देव से देश है, तो आप उसकी अगर बात करें तो ये मंदिर समन्वय का एक बहुत बड़ा प्रतीक होने वाला है। और हमारे मंदिर कैसे होने चाहिए वो भी आप इस मंदिर के एक मॉडल है एक तरीके से, कि कैसा ट्रस्ट होना चाहिए, कैसे उसमें सबको शामिल करना चाहिए, और कैसे उससे एक जगह का विकास होना चाहिए, है ना। ये एक जो हुआ है, मुझे लगता है कि जो जितने भी पुराने मंदिर हैं उनको जब बनाया जाए, हो सकता है उनमें दोबारा बनाना पड़े, क्योंकि देखिए पुराने मंदिर ठीक है अपनी जगह पे वो बने रहे, लेकिन जैसे एक शहर नहीं होता है, शहर में पुराना इलाका होता है, उसमें कुछ करना मुश्किल हो जाता है, इतना पुराना होता है ना। तो हम क्या करते हैं, बाहर जाके एक नई जगह पे शॉपिंग मॉल बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, और वहां पे फिर हम अपने हिसाब से चीजें कर सकते हैं। जैसे संसद भवन के साथ हुआ, संसद भवन पुराने, उसमें कई चीजें नहीं कर सकते, तो हमने उसको रहने दिया, उसके साथ में एक नया संसद भवन बना दिया। तो उसी तरीके से मुझे लगता है कि देश के सभी बड़े हिस्सों में जहाँ पे मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं और जगह हैं, वहां पे इसी मॉडल पे सनातन धर्म के जो समर्थक हैं, फॉलोअर हैं, उनको इस तरह के मंदिर होने चाहिए जिनके आसपास इकोनॉमिक एक्टिविटीज हों,
जिनमें हिंदू जो पैसे दें, सनातन धर्म के लोग चंदा दें, वो उनकी शिक्षा के लिए, चिकित्सा के लिए अस्पताल बने, स्कूल बने और उसका सही इस्तेमाल हो। उसमें ना तो सरकार हस्तक्षेप करे, ना सरकार उनका पैसा ले और ना वो किसी व्यक्तिगत पंडित, पुजारी या परिवार के पास जाएँ और वो समाज के हित में प्रयोग हो, समाज के संगठन और एकता में प्रयोग हो। इसके लिए भी मुझे लगता है कि ये मंदिर का जो मॉडल है और इसमें कोई छुआ-छूत ना हो। जैसे अभी इस मंदिर में भी हुआ कि अ, पंडितों का सिलेक्शन बिल्कुल जैसे एक होता है यूपीएससी वगैरह एक तरह से, उस तरीके से हो। तो चाहे जिस जाति संप्रदाय का हो, जो उसमें काबिल हो उसका सिलेक्शन हो। तो मुझे लगता है ये काफ़ी अच्छा एक मॉडल मोदी सरकार ने बनाया है राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र की जो एक ट्रस्ट बनी है, ये काफ़ी अच्छा मॉडल है, बजाय इसके कि सरकार उसके सब पैसे को हड़प ले। तो ये एक काफ़ी अच्छी चीज़ है और इसमें जो पूरे भारत की जो एकता हुई है कि हर एक ने कुछ न कुछ कंट्रीब्यूट किया, कुछ दिया, जो दे सकता था। तो एक जो नेशनल यूनिटी इस मंदिर के द्वारा हो सकती है, इस तरीके के उससे, वो आपके किसी भी सरकारी खर्चे और प्रचार से कुछ नहीं हो सकता है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। और अब हम एक चीज़ जो मैंने बोला था कि मैं इसमें डिस्कस करूँगा कि हम अगर इसको बैक डेट में ले जाएँ इस मुहूर्त को, दशा को, तो हमें क्या दिखता है? तो आप देखिए इस कुंडली में अगर देखें तो शुक्र जो है वो मारक है। ये देखिए किलर है, पेनफुल है, शुक्र का पीरियड और शुक्र यहाँ पे 2 और 7 का ओनर है, मेष लग्न में हमेशा जो है वीनस शुक्र है, वो मारक कहलाता है क्योंकि उसके पास 2nd हाउस की ओनरशिप होती है और दूसरी जो है 7th हाउस की ओनरशिप होती है। तो आप देखिए मुहूर्त जिसने भी निकाला उसने उस दशा को अवॉइड किया है कि वो निकट भविष्य में ना आए। लेकिन अगर हम देखें कि वो पीछे कब हो सकती थी, तो आप देखिए यहाँ 2021 में मंगल शुरू होता है तो 10 साल की चंद्रमार्ग दशा होती तो आप 10 साल पीछे जाएँ 21 में, तो वो 11 से लेके 21 तक चंद्रमा की महादशा निकलती है। और ये देखिए तो चंद्रमा की दशा देखें तो चंद्रमा यहाँ उच्च का है, सुख का है। इसी महादशा में हम देखें इसी डेट में राम मंदिर से जुड़े हाई कोर्ट के निर्णय हों या सुप्रीम कोर्ट के निर्णय हों या मंदिर बनाने की प्रक्रिया की शुरुआत हो, ये इसी में हुई। ये चंद्रमा यहाँ पे चौथे भाव सुख भाव का है, तो यहाँ पे सुखद कार्य हुए। इसके बाद अगर हम देखें कि अगर हम और पीछे जाएँ तो जैसे इसमें 2005 से 11 6 साल था इसमें, तो 6 साल की जो पीरियड थी सूर्य की, तो सूर्य आप देखिए 5 से 11 में कुछ नहीं था क्योंकि आप देखिए सूर्य की स्थिति यहाँ पे राशि ठीक नहीं है, तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ हुआ नहीं इस पीरियड में बिल्कुल मामला ऐसे ही लटका रहा। और उसके पहले अगर हम जाएँ तो 85 से 5 में शुक्र की महादशा बैकडेट में निकलती है और आप देखिए जितने कांड हुए, जो पेन था, जो कार सेवक की ऊपर फायरिंग हुई, बहुत सारे आंदोलन हुए, नेताओं को जेल हुई, सरकारें गिरी, तो आप देखिए जो भी हुआ कि ये मारक प्लैनेट जो था शुक्र और ये नवम घर में बैठा हुआ है यहाँ पे और मार्स वीनस का जो संयोग होता है वो इसी टाइप का होता है, फैटल अट्रैक्शन जिसको बोलते हैं, वो भी यहाँ पे था कि 4 के बाद में ये 19 डिग्री पे। तो ये शुक्र की महादशा थी वो काफ़ी इसमें कहना चाहिए कि हैपनिंग थी और बैक डेट में हम जब देखते हैं तो बोला सभी घटनाएँ तालाब खोलने और उसके ऊपर फिर 92 की बात हो या उसके बाद की चीज़ें हुई हैं, तो ये सब इसी पीरियड में हुई हैं शुक्र की और इससे फिर से एक चीज़ साबित होती है कि आप मुहूर्त भले निकाल लें, लेकिन उस मुहूर्त में जब काम होता है तो आप पीछे से भी इवेंट होती है और इसका मतलब क्या है कि मुहूर्त निकालना, कैलकुलेट करना एक बात है, लेकिन समय आपको उसपे करने तभी देगा जब आप पीछे की चेन से, समय की जो पीछे से चेन चली आ रही है, उससे घटनाएँ जब अलाइन होंगी आगे से और पीछे से तभी है। मुहूर्त एक बीच का पॉइंट है, उसके पीछे की घटनाएँ और उसके आगे होने वाली घटनाएँ दोनों एक लाइन में होनी चाहिए, एक सीध में, तभी आप उस मुहूर्त पे कोई कार्य कर सकते हैं। इसलिए बहुत सारे लोग मुहूर्त का वो करते हैं कि मुहूर्त ढूँढिए, बताइए अच्छा मुहूर्त, लेकिन अगर आप डिज़र्व नहीं करते हैं, आपके पीछे की कर्म और आगे की संभावनाएँ उससे अलाइन नहीं है, तो फिर आपको वो मुहूर्त पे काम करना संभव नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे काम हुआ, मुहूर्त निकाला भी गया और लोगों की बड़ी आपत्तियाँ थी हो गई, लेकिन जब मैंने मुहूर्त देखा और इसकी हॉरोस्कोप देखी, मुझे काफ़ी खुशी हुई और ये मुहूर्त जो है ना पीछे की घटनाओं को भी साबित करता है और एक तरह से कहते हैं कि 1984 में इसकी शुरुआत हो गई थी। 84 से ये अब देखें केतु की महादशा तो लड़ाई झगड़े की शुरुआत यहाँ हो गई थी केतु में
फिर वीनस में जो चला तो उसमें जाके काफ़ी घटनाएँ हुई और चूँकि भाग्य भाव में था वीनस, तो कुछ दे के ही गया और निर्णय हुआ कुछ फैसले हुए और एक जाके जब वो सन का पीरियड आया तो थोड़ा-सा मामला और आगे बढ़ा और फाइनली चंद्रमा में, मून में जो कि जहाँ पे है, उसमें ये सब निर्णय हो गए और मार्स जो एक तरह से कहेंगे कि बेस्ट पोज़ीशन असेंडेंट लॉर्ड के तौर पे थी, वहाँ पे इसका उद्घाटन भी हो गया और मुझे लगता है कि ये काफ़ी अच्छा और आगे की तरफ जाएगा। हाँ, ये मंदिर का जो इतिहास है प्रतिरक्षा का और इसके लिए मर मिटने का जो वो हमेशा लगन से ज़ाहिर है और ये हमेशा रहेगा और मुझे लगता है कि इससे अच्छा मुहूर्त शायद संभव ही नहीं था, क्योंकि ये ग्रहों की राशियाँ तय करना किसी ज्योतिषी के हाथ में नहीं है। ये कालक्रम से खुद तय होता है क्योंकि गुरु शनि इतनी आसानी से राशि नहीं बदलते हैं। तो ये आप कोई भी बड़ा मुहूर्त निकालने चलते हैं कि शादी वगैरह के, आप गुरु शनि की राशियाँ नहीं बदल सकते हैं। तो यहाँ देखिए शनि अपनी राशि में और गुरु मित्र की राशि में, मेष राशि में। तो ये सब चीज़ें ईश्वर के एक जो डेस्टिनी होती है किसी जगह की, उसके अनुरूप ही है, उससे मैच करता है और ख़ास तौर से 1985 से 2005 का जो समय है अ, उसमें अगर आप देखें तो काफ़ी चीज़ें मैच करती हैं, तो ये मुहूर्त काफ़ी अच्छा है। चलिए अब हम मुहूर्त की बात समाप्त करते हैं। तो मित्रों, ये थी मुहूर्त की बात और मुहूर्त कैसे बनता है, उसके क्या यूज़ होते हैं, इस पे एक मैंने एक वीडियो डाला, आप उसको ज़रूर देखें कि मुहूर्त के साथ क्या चीज़ें होती हैं। अब आते हैं कि इससे जुड़ी हुई जो राजनीति है कि अगर हम देखें आज 20 साल हो गए, 2004 से लेके 2024 चल रहा है। इस बीच में 10-10 साल के 2 दौर आए, 4 से 14 और 14 से 24 हो गया है। हम अगर कंपेयर करें दोनों उसमें, तो 4 से 14 में हमें कोई भी अच्छी बढ़िया इवेंट याद नहीं आती है। 4 से शुरू करें अगर तो सबसे गड़बड़ और सबसे ज़्यादा जिसमें जो इवेंट हर एक को याद होगी वो 26 की अरे थी 2008 में हुई थी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 2008-9 में जो इकोनॉमिक स्लोडाउन हुआ था वो याद आता है और उसका मिसमैनेजमेंट याद आता है। उसके बाद हमें घोटाले हैं जो कि 2008, 9, 10 कॉमनवेल्थ घोटाला और स्पेक्ट्रम घोटाले जिनमें कि सरकार ऐसा लगता था कि जैसे कुछ लोग इकट्ठे हुए हैं और वो किसी भी तरह से अपनी जेबें भरना चाहते हैं। सरकार का जो मुखिया था उसके पास कोई पावर नहीं थी, वो सरकारी नौकरी मनमोहन सिंह जी करते थे, 60 साल की उम्र तक तो उन्होंने सरकारी नौकरी की है। लोगों ने लिखा है कि वो बिल्कुल सरकारी नौकर की तरह 10-11 बजे ऑफिस आते थे और 2-3 बजे चले जाते थे। सत्ता की बागडोर पीछे से किसी और के हाथ में रहती थी। अ, और सभी मंत्री जो थे वो गठबंधन सरकार थी तो सबको अपने तरीके से लूटने की, घोटाले करने की सबको सुविधा थी। कोई किसी को बोलने, रोकने, टोकने वाला नहीं था। धर्म के नाम पे हिंदू लोगों का हिंदू धर्म की अ, जो उनके फॉलोवर थे या जो भी हैं, जो सबको दबा के रखना, है ना? उनको एक अलग ही घुट्टी पिलाए रहना कि सब ठीक है। पाकिस्तान जो है हमारे सैनिकों के सर काट के ले जाता था, कुछ नहीं होता था। मुंबई में अटैक हो गया, कोई एक्शन नहीं हुआ। उस समय के जो होम मिनिस्टर थे, उनके बारे में तो ये याद आता है कि वो तो कपड़े दिन में 2 बार बदलना ज़्यादा ज़रूरी समझते थे कि क्योंकि शिवराज पाटिल के बारे में ये था कि वो एक कपड़े के 2 सेट बनवाते थे जिसे दिन में 2 बार पहने और कोई क्रीज़ तक उसमें ना बदले। ना क्रीज़ तक ना आए उसमें कहीं पे सिकुड़न ना आ जाए कपड़े में। तो देश में आग लगी हो लेकिन साहब तो अपने वेशभूषा पे ज़्यादा ध्यान देते थे। इस तरह के होम मिनिस्टर थे हमारे पास में। वित्त मंत्री ऐसे थे कि 2012-13 आते-आते देश की अर्थव्यवस्था बिल्कुल खराब हो गई। अ, ब विदेशी बॉन्ड लाने पड़े, उसके लिए तेल के आयात में दिक्कत हो गई। हर तरीके से आप उस दौर को याद करें 4 से 14 में तो अच्छी इवेंट को ढूँढना मुश्किल है। ये हालत थी और उधर 14 से 24 की बात करें, आज 10 साल पूरे हो रहे हैं। तो जो मुखिया है बिल्कुल उल्टा। आप देखिए समय की गति होती है, एक दिन होता है, फिर रात होती है, रात के बाद दिन होता है। तो रात के बाद जैसे दिन होता है कि सब कुछ उल्टा है, कि सरकार का मुखिया जो है पहले मनमोहन सिंह थे जिनको मौन मोहन कहते तो बोलते ही नहीं थे। उनके बोलने से किसी के शरीर पे, मन पे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था। अब ऐसा मुखिया आया है कि जो बोल देता है कि आज दिए जलाओ तो दिए जलाती है पब्लिक तुरंत बिना कहे।
है ना, ताली ताली कुछ भी जो बोल दिया लोगों ने मान लिया। तो एक तरफ बिल्कुल निरी और पावरलेस पीएम और दूसरी तरफ सुपर पीएम जैसी हालत है, और कि जिसको बोल दिया कि जाओ मंदिर में झाड़ू लगाओ तो झाड़ू लगा रहा है। तो ये परिवर्तन आप देखिए कितना बड़ा है। और अगर हम यहाँ देखें कि 14 से 24 की घटनाओं की बात करें तो डिमोनेटाइजेशन, जिसका आज हम देखते हैं कि हर जगह लीगल इतना काला धन हुआ करता था प्रॉपर्टी खरीदने बेचने में, हर जगह पे आज हर कोई यूपीआई कर रहा है, हर कोई लीगल में। आप देखिए ऑलमोस्ट कन्वर्टेड है, मुश्किल से 5-10% काला धन होगा अभी भी, लेकिन जीएसटी, इनकम टैक्स और ये डिजिटल पेमेंट, ये सब करके पूरी इकोनॉमी में जो सुधार आया है, टैक्स रियलाइजेशन दिनों दिन बढ़ रहा है, उसी का आज ये फायदा है कि 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन भी दिया जा रहा है ना, और टैक्स भी आ रहा है, इकोनॉमिक सिचुएशन भी बेटर है, बाहर से कोई लोन नहीं लिया जा रहा है। आज भारत का विदेशी लोन करीब करीब नहीं के बराबर है, और जो भी संसाधन है हमारे देश के अंदर के हैं, हमारी जनता के ही हैं। स्टॉक मार्केट में लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, देश आगे तरक्की कर रहा है, डिफेंस में आत्मनिर्भरता हो रही। आप देखिए चहुमुदेश जिसको कहते हैं, चतुर्मुखी विकास है, ये कोई एक सेक्टर का नहीं है। तो एक अलग सा कंट्रास्ट नजर आता है वो 10 साल और ये 10 साल। तो अब मैं इसमें मैं किसी पार्टी की बात नहीं करूंगा, किसी दल की बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं यहाँ पे एक ज्योतिष वाला पॉइंट बोलूंगा। ज्योतिष में अभी जैसे हमने कुंडली में देखा कि गुरु गुरु जो है जहां भी जोड़ देंगे, गुरु आध्यात्मिकता का, ईश्वर का प्रतिनिधि ग्रह माना जाता है ज्योतिष में। तो गुरु जहां भी जुड़ गया, गुरु आप देखिए एस्ट्रोनॉमी से बात करें तो गुरु 324 गुना सबसे, धरती से 324 गुना भारी है, सबसे ज्यादा हैवीएस्ट और लार्जेस्ट साइज प्लेनेट है। इसीलिए गुरुता है उसमें, गुरुता मतलब वेट, गुरु माने वेट, हैवी। तो गुरुता है, अगर आप में अपने में गुरुता गंभीरता लानी है, अपना वजन बढ़ाना है, अपनी बात का वजन बढ़ाना है किसी भी चीज का, तो गुरु को जोड़ दीजिए। जिस चीज में गुरु जुड़ जाएगा वो चीज अमर हो जाएगी, वो स्थायी हो जाएगी, इसको हिलाना मुश्किल हो जाएगा। और मैं कुछ उदाहरण देता हूं, जैसे कि आप कोई गाना लिखें, बहुत बढ़िया गाना लिखें, रोमांटिक गाना लिखें, बहुत अच्छा गाना हो, क्या होगा, तुरंत पॉपुलर हो जाएगा, बहुत सारे लोग सुनेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। आप याद करिए 1990 में कौन सबसे पॉपुलर गाना था, आज आप बताइए कि 1990 में सबसे पॉपुलर गाना कौन था। आप शायद भूल जाएंगे, नहीं याद रहेगा आपको, नहीं बता पाएंगे, लेकिन 90s में वो बहुत बज रहा था। तो ऐसे ही आप कोई बहुत अच्छा नॉवेल लिख दीजिए, और नॉवेल लिख दिया, 2-4 साल, 5 साल, 10 साल, बहुत बिकेगा, बहुत लोग जानते हैं। कोई कविता लिख दीजिए, कोई काव्य महाकाव्य लिख दीजिए, हाँ, रश्मि रति है शायद, कोई भी आप काव्य लिख दीजिए, मधुशाला, कितने दिन चलेगा, पीढ़ी बदल जाएगी, लोग भूल जाएंगे। किसी जमाने में लोग मुकेश के, मोहम्मद रफी के गाने सुनते थे कि इनसे बड़ा कोई सिंगर नहीं हो सकता, आज कितने लोग सुनते हैं उसको। जगजीत सिंह की गजलें कितने लोग सुनते हैं और आगे कितने लोग सुनेंगे। तो हर चीज मोर्टल है, मृत्यु की तरफ है, कितना भी वो अच्छी हो, कितना भी उसका वो, लेकिन वो मोर्टल है। और मोर्टल चीज में अगर इमोर्टल बनाना है तो गुरु जोड़ दीजिए। तो अब वही गाना आप लिखिए, लेकिन ईश्वर के साथ अगर जोड़ दें तो वो भजन हो जाएगा, और जब भजन हो गया तो उसकी उम्र हजारों साल है। जब तक उस भाषा के जानने वाले रहेंगे तब तक वो भजन मौजूद रहेगा। आप एक महाकाव्य लिखा किसी प्रेम कहानी पे, वो चले न चले, लेकिन पद्मावत लिखा है जयसी ने, उसको कितने लोग पढ़ते हैं। अवधि में लिखा गया बिल्कुल तुलसीदास वाली स्टाइल में, अगर आप पढ़ें तो आपको लगे कि बिल्कुल वही भाषा और उसी तरीके से दोहा चौपाई है इसमें, लेकिन कितने लोग पद्मावत के बारे में जानते हैं। जबकि पद्मावत जयसी ने रामचरितमानस से पहले की वो रचना है, 2 साल, 200 साल पहले की रचना है। वहीं पे तुलसीदास जी ने लिखी है, वो आज तक है, घर घर में है, सब जगह। ये है, गुरु जुड़ गया तो फिर आपकी छोटी सी चीज भी जो है, जो छोटी सी चीज भी है वो भी अमर हो जाती है, पॉपुलर हो जाती है। ऐसे ही भजन का है, काव्य का है, महाभारत है, रामायण, ये भी एक काव्य है लेकिन अमर है। क्यों भाई, ईश्वर जुड़ गया उसके साथ, है ना।
यही दूसरे धर्मों के साथ भी है कुरान बाइबल में, क्योंकि ईश्वर जुड़ा है, जैसे भी जुड़ा है। तो ये है तरीका कि धर्म जो है, ईश्वर को अगर आपने अपने शासन से जोड़ा, ठीक से जोड़े, उसका दुरुपयोग ना करें। धर्म का ये नहीं है कि दूसरे को परेशान करना है, दिक्कत करना है। धर्म, मानव धर्म की बात हो रही है कि इसमें सभी के लिए, न केवल मानव धर्म बल्कि प्रकृति के प्रति, जीव जंतुओं के प्रति, सबके लिए जो करेगा, वो उस धर्म की बात हो रही है। और वही ईश्वर का प्रतिनिधि ग्रह जुपिटर, जो दान का कारक है, जो बैलेंस का कारक है, जो अध्यात्म का कारक है, उसको जोड़ेंगे तो वैसा हो जाएगा। तो हम जिस भी चीज में जोड़ देंगे, किताब में जोड़ देंगे, काव्य में जोड़ देंगे, गाने में जोड़ देंगे, खाने में जोड़ देंगे, खाने में जोड़ दिए, प्रसाद हो गया, श्रद्धा भाव आ गया उसमें, फिर वो आपको, शरीर को नुकसान नहीं करेगा। तो जिस भी चीज में जोड़ दिया, बिल्डिंग में जोड़ दिया, बिल्डिंग घर ही होता है ना, मंदिर का शब्द का अर्थ घर होता है, तो वो भी आप देखिए। लेकिन जब मंदिर हो गया तो सैकड़ों वर्ष बना रहेगा। अपना घर बनाइए, हवेली बनाइए, मुश्किल से थोड़े ही दिन रहता है। तो किसी भी चीज में आपने ईश्वर को जोड़ दिया गुरु के द्वारा, वो स्थायी हो जाएगी, उसमें वजन हो जाएगा, उसमें विजडम आ जाएगी। तो 2004 से 14 और 14 से 24 में एक यही फर्क है कि ये 4 से 14 का जो प्रमुख था, देखिए मैं पूरी सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उसके नीचे के लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, वो नहीं बदलते हैं। जो बदलता है वो ये हेड, सर, जो प्रमुख है, जो चीफ है, उसकी मेंटेलिटी क्या है, वो क्या सोचता है, उसके आदर्श क्या है, उसकी संस्कृति क्या है, उसकी सोच क्या है, उससे चीजें तय होती हैं। और आप देखिए कि कल मैं देख रहा था, जो भी लाइव ट्रांसमिशन आ रहा था वहां से, राम जन्मभूमि से, कि जब आपका परिवार का प्रमुख ही उपवास कर रहा है, सभी विधि विधान मान रहा है, और ऐसे तरीके से मान रहा है कि किसी को तकलीफ ना हो, और स्वाभिमान के साथ मान रहा है, तो वो मैसेज नीचे तक जाता है। कि चाहे उनके ठीक नीचे के मंत्री हों, चाहे हमारे आप जैसे नीचे के लोग हों, लोगों ने विधि विधान के साथ अपने घरों में पूजा की, लाइव ट्रांसमिशन देखा, और शाम को दिवाली मनाई। ये जब घर का मुखिया सदाचरण वाला होता है, तो उसका पूरे नीचे के जितने सदस्य हैं उनके ऊपर असर जाता है। एक अगर पिता उस तरीके का है तो उसके बच्चे सीखते हैं उससे, घर के लोग सीखते हैं, अन्य लोग सीखते हैं, पड़ोसी भी सीखते हैं। तो सरकार का मुखिया अगर ऐसा है तो सरकार भी ठीक से चलेगी, देश भी तरक्की करेगा, क्योंकि अब उसमें गुरुत्व आ गया, उसमें भारीपन आ गया, उसमें गंभीरता आ गई। और एक तरह की, जो इसको कहते हैं कि निष्काम कार्य करने की भी जो चीज आती है, कि उसमें अपनी कामना नहीं है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, पूरे देश और पूरे विश्व के लिए, जो स्वस्ति वाचन में हम कहते हैं कि सबका भला हो, वो चीज आती है। तो कितनी विडंबना की बात है कि 1947 से लेके, और कहना चाहिए 1914 तक, लोग ऐसी चीज में उलझे रहे जहां धर्म ही नहीं था, बल्कि उसको भगाने की कोशिश की गई, हटाने की कोशिश की गई। और हमने सोचा कि उससे बड़ा कल्याण हो जाएगा। हमने पश्चिम की जो राहु, मैं कहता हूं कि राहु द्वारा जो जैसे एक कहानी है नहुस वाली, कि उसने अपना अपना स्वर्ग बनाने की कोशिश की, कि हम अपना एक आर्टिफिशियल एक हेवन बनाएंगे, वो बन नहीं पाया, कॉस्ट बहुत हो गई। तो पश्चिमी संस्कृति का अंधानुकरण, सेकुलर और पश्चिम जो है बहुत अच्छा है, सब कुछ उसकी पूरी कॉपी मारनी है, फिर हम सुखी हो जाएंगे। कोई सुखी नहीं हुआ, बल्कि दुर्गति हो गई। आत्म स्वाभिमान, ये सब आत्माभिमान सब खत्म हो गया, कुछ नहीं था अपना, जो कुछ था सब कॉपी दूसरे का। पिछले 10 सालों में, सिर्फ 10 सालों में हमने देखा कि नहीं, हम अपना कर सकते हैं, अपने तरीके से कर सकते हैं, सीना तान के लोगों के सामने खड़े हो सकते हैं। पिछले 10 साल का इतिहास देखें, कोई विपत्तियों की कमी नहीं थी। यूक्रेन से किसी को निकालना हो, हजारों लोगों को, सूडान में प्रॉब्लम हो गई, आज इस सरकार से लोग बड़ी उम्मीद करते हैं। कहीं एक आदमी भी फंस जाता है ना विदेश में, तो सीधे सरकार के पीछे पड़ते हैं। खुद कहना नहीं चाहिए, मुस्लिम लोग भी करते हैं, बाहर फंसते हैं तो यही सरकार याद आती है, क्योंकि एक्टिव है। उसके पहले 10 साल पहले क्या होता था, क्या मतलब, हो रहा है होने दो, फैल रहा है आतंकवाद, बम फट रहे हैं, ये हो रहा है होने दो। देश के पास हथियार खरीदने के लिए पैसे नहीं है, अपना प्रोडक्शन नहीं है, चुपचाप मुंह छुपाए पड़े रहिए। तो ये गुरु है, जब भी गुरु को शामिल करेंगे अपने
गुरु मतलब ईश्वर, धर्म सही तरीके से इसको शामिल करेंगे तो आपके जीवन में स्थिरता भी आएगी, शांति भी आएगी, सुख भी आएगा। तो जब हम व्यक्तिगत जीवन में इन चीज़ों को चाहते हैं, तो हम अपने सरकार और प्रशासन में क्यों नहीं चाहते हैं? क्यों नहीं हमको उसमें चाहिए? क्यों हमको देश की तरक्की क्या हमको नहीं चाहिए? और वो नाटक करने वाले, झूठ बोलने वाले, हमने तो उन्हें 50-60 साल मौका दिया भई, क्या हुआ? इससे ज़्यादा और क्या मौका दे सकते हैं? तो ये चीज़ ज़रूरी है कि हमारा जो हेड है वो ऐसा हो, जो निष्काम हो। घर परिवार, भ्रष्टाचार इस सब से दूर जो व्यक्ति सेवा कर रहा है और वो भी इतनी गाली पड़ने के बाद में, सो वो होना चाहिए। दूसरी बात जो मैं देखता हूँ कि आज हमारा देश जहाँ पे है पहुँचा है, लेट हो गया काफ़ी। नहीं तो हमने तो 1947 से शुरू किया था और चीन ने 1990 से शुरू किया था। फिर भी हम उससे पीछे हैं क्योंकि बीच में हमने कुछ वैसा किया नहीं, हमारी इच्छा ही नहीं थी, हमें पता भी नहीं था। लेकिन फिर भी जो अब हुआ है पिछले 10 साल में तो काफ़ी परिवर्तन हुए हैं। तो मुझे लगता है कि अब भारत चीन जहाँ 2005 में था, भारत आज 2024 में वहाँ पे है और अगर हम इसी रेट से आगे चलते रहें और बल्कि आगे रेट बहुत तेज़ होगी, तो मुझे लगता है अगले 10 से 15 साल में हम चीन जितनी तरक्की कर सकते हैं, चीन की जितने महाशक्ति बन सकते हैं, हमें यूएनओ की वीटो पावर की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यूएनओ का मतलब ही खत्म हो गया है। आज वीटो पावर का मतलब है आपके पास में अगर एटॉमिक बम है, डिफेंस आपकी सही है, अनाज का उत्पादन आपके यहाँ सही है, ऊर्जा के स्रोत आपके पास अपने हैं, इतना आपके लिए महाशक्ति बनने के लिए बहुत है। और अगर आपके पास वर्किंग पॉपुलेशन है पढ़ी लिखी अच्छी सी, तो यही आपको एक महाशक्ति बना देता है। और भारत इन सब पैमानों पे मैं समझता हूँ धीरे धीरे खरा उतर रहा है। हम दो जगह पे आत्मनिर्भर नहीं है अभी तक। एक ऊर्जा में हमको तेल इंपोर्ट करना पड़ता है और दूसरा जो है वो डिफेंस। तो मुझे लगता है कि डिफेंस में भी तेजी से काम हो रहा है। ऊर्जा में सोलर से जो चीजें आई हैं, तो ये अगले 5 से 10 साल में इसमें भी आत्मनिर्भरता आ जाएगी, बशर्ते सरकारें ऐसी नेशनलिस्ट हों जो चारों दिशाओं में सोचें, जिनकी विजन ग्लोबल हो, है ना? जो अपने घर परिवार में लूटने के लिए, अपना घर भरने के लिए, जो क्षेत्रीय दलों की एक सबसे बड़ी खासियत मुझे जो दिखती है आज की तारीख में, मुझे एक भी क्षेत्रीय दल ऐसा नहीं नजर आता है जो देश के बारे में सोचता हो। सब वन मैन शो है, अपने परिवार, अपने खानदान और एक खानदानी पार्टी की तरह से उनको चलाया जाता है। कोई उनके यहाँ लोकतंत्र नहीं है। आज देखा जाए तो दो ही पार्टी है, एक कम्युनिस्ट पार्टी हुआ करती थी जिन्हें परिवार का वो नहीं होता था, और दूसरी ये भाजपा है। कम्युनिस्ट खत्म हो गए, उनकी अपनी आइडियोलॉजी सही नहीं थी और उन्हें सांस्कृतिक परिवेश से मिलती नहीं थी, तो वो तो खत्म ही हो गए। अब ले देखे अगर देखें, बिना परिवार की पार्टी एक ही है जिसमें ना तो उत्तराधिकारियों की कमी है, प्लस एक जिनकी अपनी एक थिंकिंग है, अपनी एक सोच है, उस सोच को लागू करने का उनके अंदर जज्बा भी है। तो एक ही पार्टी है। मुझे इस पे अफसोस है, मुझे लगता है एक और विपक्षी पार्टी आनी चाहिए। नेशनलिस्ट में ही दो दल होने चाहिए जो कि एक एक करके सत्ता में आए। और लेकिन ये जो मेन नेशनलिस्ट जैसे सिंगापुर में है और कुछ देशों में है, कि वो खत्म नहीं होना चाहिए। अदरवाइज अन्यथा ये देश फिर पुराने गड्ढे में चला जाएगा। और मैं समझता हूँ आज की पीढ़ी, जो नई पीढ़ी है, उसको ये समझ में आ रहा है। कल जिस तरीके से अ, हर जगह नौजवानों ने हिस्सा लिया अपने खुद से, किसी ने उनको कुछ दिया नहीं, अपने मन से लोगों ने किया, छुट्टी ली, पार्टिसिपेट किया, देखा, तो मुझे लगता है कि भविष्य अच्छा है और चीजें अच्छी होंगी। और एक चीज और ध्यान रखिए कि जब भी अ, ईश्वर आता है आपके जिंदगी में, तो समझ एक चीज और समझ लीजिए कि मुसीबतें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि ईश्वर और मुसीबत का थोड़ा संबंध है कि जब आपके ऊपर कठिनाई आती है तब ईश्वर याद आता है, ईश्वर याद आए तो कठिनाइयां भी आसपास है। तो ग्लोबल सिचुएशन बिगड़ रही है अगले 5-7 साल के लिए और काफी अलाइनमेंट हो रहा है जैसे महाभारत में हुआ था। और अगले 5-7 साल में हमें काफी उसको काउंटर करने के लिए एकजुटता की जरूरत है, एकता की जरूरत है और आत्मनिर्भरता की जरूरत है। और ये अगर हमने 5-7 साल निकाल लिए ठीक से, तो जैसे कोरोना के समय था कुछ वैसे ही समझ लीजिए, लेकिन ये इस बार ग्लोबल वॉर और इकोनॉमिक सिचुएशन की वजह से होगा। तो हमें वो समय भी निकालना है और उसके लिए अच्छी लीडरशिप चाहिए, ये जनता की एकजुटता भी चाहिए। ये अगर रहेगा तो हम ये समय निकाल लेंगे और उसके बाद फिर भारत ने अगर इसको सफलतापूर्वक इस समय को निकाला, तो भारत का जो एक कद है वो और ऊंचा होगा इससे।
और उसकी वैल्यू बढ़ेगी। तो मुझे लगता है कि अच्छा है और इसमें हम सब लोगों को अपना कंट्रीब्यूशन करना चाहिए। शासन में वोट देने के समय अपने नेता का चाल चरित्र, पार्टी और इन सबको देखना बहुत ज़रूरी है। बजाय हम किसी संकीर्ण तरीके से सोचें कि ये धर्म जाति के हिसाब से वो ठीक नहीं है। तो मुझे लगता है कि ईश्वर की कृपा है, मंदिर बन गया है और इसकी वजह से अब इसको कहते हैं कृपा आती रहेगी और मैं समझता हूँ लोग वहाँ जाएँगे। मैं पिछले साल गया था लेकिन अब देखते हैं फिर से जाना होगा वहाँ पे। साल भर में उन्होंने काफ़ी तेज़ी से काम किया है क्योंकि पिछले साल जो मैं देख के आया था तो काफ़ी ऐसे ही था, मुझे लगता नहीं था कि इतनी जल्दी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी को राम मंदिर बनने की बधाई। फिर मिलेंगे और फिर किसी नए टॉपिक पे चर्चा होगी। तब तक के लिए नमस्कार।